देखिए आप पढ़ेंगे नए कानून किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो जो पार्लियामेंट होती है इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है लॉज बनाने में। कई तरीके होते हैं, कई प्रक्रिया होती हैं, ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कानून बनता है, ठीक है। तो जनरली जो सबसे पहले क्या होता है, समाज के विभिन्न ग्रुप्स होते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी के, वो आवाज उठाते हैं किसी समस्या के लिए, ठीक, पर्टिकुलर लॉ बनाने के लिए, किसी भी समस्या के लिए। एंड फिर उसके बाद में ये संसद की जिम्मेदारी होती है, ये संसद की जो पार्लियामेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों के सामने जो समस्या आ रही है उसके लिए सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो। क्यों? क्योंकि सरकार बनती किसके लिए है? लोगों के लिए बनती है। और लोगों की समस्याओं का अगर निराकरण नहीं होगा, उन्हीं की समस्या अगर रहेगी, लोग आवाज उठाएंगे और तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो फिर आने वाले आगामी चुनाव में सरकार को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में लिखा है, पढ़ लेते हैं। द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extends the understanding of term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। अब देखिए जो 2005 का जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट था, तो इसने क्या किया था, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो समझ है, डोमेस्टिक वायलेंस की मीनिंग वो ऐड कर दी थी, उसको वाइड सेंस में लिया था। छोटी छोटी बातें जो कि पहले नहीं इंक्लूडेड थी, ठीक है, उनको ऐड करके एक सिविल लॉ बनाया था। इससे पहले जो हुआ करता था तो उसमें वो बातें छूटी हुई थी, और यहाँ पर पूरा एक स्टोरी टाइप में पूरा समझाया गया है। स्टोरी टाइप में क्या, उस समय 1990 से लेकर कानून बनने तक का कई सारी बातें इसमें आई हैं कि पहले कैसे महिलाओं की समस्या किस तरह से होती थी उनको, ठीक है, कैसी समस्याएं थी, आपस में वो बातें करती हैं और फिर वो चाहती हैं कि हाँ इसके प्रति आवाज़ उठनी चाहिए, तो जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो आवाज़ उठाती हैं, मूवमेंट होता है महिलाओं का, ठीक है। फिर पूरे कंट्री से जो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारे ग्रुप वो इस पर डिस्कशन करते हैं, तो ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है और वो अल्टीमेटली जाकर फिर एक कानून बनता है, ठीक है। पहले भी एक इसके लिए बिल आता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जो महिलाओं को समस्याएं थीं वो उस बिल में थी ही नहीं, तो फिर उसका भी अपोज करती हैं महिलाएं और भी कई सारे संगठन। तो फिर उस बिल को चेंज करके नया बिल पेश किया जाता है और फिर उस बिल पर चर्चा होती है और संसद के दोनों सदनों से पास होकर, दोनों हाउसेस से पास होकर, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की एसेंट से कानून बन जाता है, ठीक है। तो यही है इसमें कि जो 2005 का घरेलू हिंसा कानून था, इसमें महिलाओं की सुरक्षा जो है, प्रोटेक्शन के लिए जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी डेफिनेशन है, उसने जो डोमेस्टिक वर्ड है, घरेलू शब्द, इसकी समझ को और अधिक व्यापक बना दिया था और वाइड सेंस में ले लिया था। छोटी छोटी बातें भी इंक्लूड कर ली थी इसमें, ठीक है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी इस एक्ट के बाद से। ऐसी महिलाएं भी घरेलू हिंसा का दायरे में आएंगी जो कि हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। मतलब क्या हुआ कि पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ यही माना जाता था कि हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट, यही घरेलू हिंसा होगा, ठीक है। लेकिन इस एक्ट ने वो सभी को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो घर की बुजुर्ग माताएं होती हैं, उनके साथ में बेटे और बहू अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, गलत सलत बातें बोलते हैं, यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि उनका जो बैंक अकाउंट होता है उसके पैसों का गलत अपने काम में यूज़ कर लेते हैं, और या कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी ज़रूरतों को नहीं पूरा करते हैं, वो अकाउंट का पैसा उन पर नहीं खर्च होने देते हैं, उनको नहीं निकालने देते हैं, ठीक है। क्योंकि पैसों के मामले में यही सब प्रॉब्लम्स होती हैं कि इंसान पैसों के लिए उल्टे सीधे काम करता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बूढ़े माता पिता को घर से निकाल भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि घर परिवार में रहने वाली कोई भी, अब चाहे वो माँ हो, बेटी हो, ठीक है, बहू हो, जो भी है, वो सभी को इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी डोमेस्टिक टर्म की, उसको और वाइड सेंस में लिया गया और समझाया गया, ठीक है। और इस कानून में जो महिलाएं हैं उनको वॉयलेंस फ्री
परिवार के राइट की रिकग्निशन दी गई, मतलब महिलाओं को वायलेंस फ्री होम के अधिकार की मान्यता दी गई, ठीक है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी जो डेफिनेशन है उसको भी और अच्छी तरीके से समझाया गया, उसको और वाइड सेंस में लिया गया, छोटी सी छोटी चीजें इसमें ऐड की गई। ये एक सिविल लॉ है। इस कानून के तहत एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने वाली, मतलब एक ही घर में रहने वाली सभी महिलाओं के राइट्स को मान्यता दी गई, ठीक है। और महिलाएं किसी भी तरह के वायलेंस, किसी भी तरह की हिंसा हो, उसके खिलाफ उनको सुरक्षा प्रदान करता है ये कानून, ठीक है। और महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं इसी कानून के थ्रू, ठीक है। और वायलेंस भी सिर्फ फिजिकली वायलेंस नहीं, सिर्फ मारपीट किया वही वायलेंस होगा, बल्कि इस कानून के तहत वायलेंस का मतलब फिजिकली तो है ही है, साथ में इमोशनली भी है, ठीक है। अगर इमोशनली अब्यूज किया जाता है, ठीक, मानसिक रूप से अगर प्रताड़ित किया जाता है तो वो भी इसमें ऐड किया गया। और बाकी वर्बल, मतलब गलत बुरा भला कहकर, गंदी संदी बातें बोलकर, वर्बल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक एब्यूज भी इसमें शामिल है। तो एक कानून कैसे बनता है आप समझ गए होंगे। वो बिल लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा में पास होगा, उसके बाद में राज्यसभा में भी पास होना जरूरी है, और उसके बाद में प्रेसिडेंट की एसेंट मिलना भी ज़रूरी है, प्रेसिडेंट की स्वीकृति भी मिलना ज़रूरी है। और जब ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट होंगे उसी के बाद में कानून बनेगा, बिल वो एक्ट बनेगा, वरना एक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। और कोई भी कानून बनाने में जो लोगों का रोल होता है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको जो समस्याएं होती हैं, उनको कानून के दायरे में लाने के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए लॉ बने, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो आवाज़ उठाते हैं, फिर संसद के सामने वो मामला पहुंचता है, ठीक है। और कानून बन जाने के बाद में भी अगर वो दमनकारी कानून है, अगर वो कानून जनता के लिए सही नहीं है, तो लोग उसके प्रति जो अपना असहमति है उसके लिए भी आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कानून पास हो गया, अब चाहे जैसा भी हो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कानून पास हो चुका है अब हमको मानना ही पड़ेगा। नहीं, ये डेमोक्रेसी है, इसमें उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। और जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पास हो गया है, ठीक है, तो संसद के ऊपर भी प्रेशर बनने लगता है। क्यों? क्योंकि जो संसद होती है वो लोगों के लिए होती है। अगर इतने सारे लोग अपनी जो है असहमति दर्ज करा रहे हैं, इतने सारे लोग उस कानून से खुश नहीं हैं, उनको ठीक नहीं लगा कि ये गलत कानून पास हुआ है, तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, क्योंकि उसको, सरकार को भी डर होता है अगले चुनाव में सामना तो जनता का ही करना है, वोट तो जनता ही देगी। और अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे और जनता ने अपना मूड बदल लिया, अपने विचार बदल लिए, तो हो सकता है चुनाव में हार का भी सामना करना पड़े। तो इसलिए दोबारा से उस कानून पर विचार करने के लिए दबाव पड़ता है पार्लियामेंट पर, ठीक है। और इसका एक और उदाहरण आप जानते होंगे, जैसा कृषि कानूनों के बारे में, कि कृषि कानून आए और जो किसान भाई थे उनको खामियां लगी, उसमें समस्याएं उनको लगी, उनको वो अपने लिए कानून ठीक नहीं लगे, दमनकारी लगे, तो देश भर के कृषि संगठनों ने और किसानों ने आवाज़ उठाई, अपना विरोध दर्ज कराया। और जब उसने बहुत बड़ा रूप ले लिया, बहुत बड़े लेवल पर जब उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया, तो सरकार के ऊपर दबाव बना और आखिरकार सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जब एक बड़े स्तर पर जनता विरोध करती है तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होता है, उसको डर होता है कि आने वाले चुनावों में हमको इसका खामियाजा नुकसान भुगतना पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक अमेरिका का भी उदाहरण दिया हुआ है। देखिए कि जब लोग आवाज़ उठाते हैं डेमोक्रेसी में तो उसका कितना महत्व होता है लोगों की आवाज़ का। तो रोज़ा पार्क्स के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो रोज़ा पार्क्स हैं, ये इनका पूरा नाम था रोज़ा लुइस मैकॉले पार्क्स, ठीक। ये एक्टिविस्ट थी, अमेरिकन एक्टिविस्ट थी। तो रोज़ा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन refused to give up her seat on a bus to a white man on December 1, 1955. She was protesting the law on segregation
that divided up all public spaces, including the streets between the whites and the African American. Her refusal was a key event that marked the start of the civil rights movement, which led to the Civil Rights Act in 1964, which prohibited discrimination on the basis of race, religion or natural origin in the USA. देखिए 1 दिसंबर 1955 को एक बस में रोजा पार्क्स ने एक वाइट को अपनी सीट देने से मना कर दिया था। वो प्रोटेस्ट कर रही थी किसके लिए? ये जो कानून बना हुआ था सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथककरण, मतलब भेदभाव, अलग अलग करता था, सेपरेट करता था। रोजा पार्क्स उस कानून का विरोध कर रही थी, उस लॉ के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी जो सारे पब्लिक प्लेसेस पर जो वाइट सिटीजन थे और जो अफ्रीकी अमेरिकी सिटीजन थे उनके लिए अलग अलग दायरे तय करता था, सेग्रीगेट करता था, सेपरेट करता था कि ये वाइट के लिए और ये अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, ये वाइट के लिए, ये अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। ठीक है, तो उनका जो रिफ्यूज़ल था, यहाँ तक कि सड़कों पर भी ये सेग्रीगेशन था। ठीक है, दोनों समुदायों की जगह अलग अलग होती थी कि सड़क पर इस तरफ ये जगह जो है ये है वाइट्स के लिए और ये जगह है ये अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। अब बताइए, सड़कों तक पर भी अलग अलग था। तो रोजा पार्क्स का ये जो रिफ्यूज़ल था ये एक हिस्टोरिकल इवेंट था, ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद में वहां पर नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट इसी के बाद से वहां पर शुरू हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इनका बहुत अहम रोल रहा है उसमें। और फिर आगे चलकर सिविल राइट्स एक्ट 1964 पास हुआ जाकर। इस एक्ट से क्या फायदा हुआ? तो इस कानून ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था, किसके बेसिस पर? रेस के बेसिस पर, नस्ल के बेसिस पर, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पर, मतलब धार्मिक आधार पर, और नेशनल ओरिजिन के बेसिस पर। नेशनल ओरिजिन का मतलब आप समझ रहे होंगे कि राष्ट्रीयता के आधार पर, कि सोचिए अगर कोई उसकी राष्ट्रीयता कहीं और की है, कहीं और का वो रहने वाला है, तो और वो अमेरिका में है, तो इस बेसिस पर उसके साथ भेदभाव हो। अगर रहने वाला किसी दूसरे देश का है और यहाँ पर रह रहा है तो भेदभाव हो, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो 1964 में सिविल राइट्स एक्ट जो बना, इसने अमेरिका में तो इन सभी के आधार पर होने वाले भेदभाव को प्रोहिबिट कर दिया, वर्जित कर दिया। ठीक है, कि इन बेसिस पर अब भेदभाव नहीं होगा। तो आपने देखा कि कानून किस तरह से बनता है। कानून बनने में जो लोगों का, किसी एक डेमोक्रेसी में कानून बनने में वहाँ के लोगों का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एज अ सिटीज़न हमारा जो रोल है, हमारी जो भूमिका है, वो ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके इलेक्शन के साथ में ही ख़त्म नहीं हो जाती कि हमारा सिटीज़न के नागरिक तौर पे बस इतना रोल है कि चुनाव हो जाए, बस उसके बाद में हमारा सारी भूमिका हमारी ख़त्म। इसके बाद हम न्यूज़पेपर्स और भी जो कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं इनके ज़रिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे जो सांसद हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम उनकी आलोचना भी कर सकते हैं। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी, जितना पार्टिसिपेशन होगा और जितने एक्साइटमेंट के साथ वो जुड़ेंगे, उतना ही पार्लियामेंट को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस चैप्टर की थोड़ा ग्लॉसरी भी देख लेते हैं। अप्रूवल का वैसे मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पर अपनी सहमति देना, ठीक है, और उसके पक्ष में काम करना, यही अप्रूवल होता है, स्वीकृति देना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स बोथ टू द फॉर्मल कंसेंट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दैट पार्लियामेंट हैज़ as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust। मतलब इसका ये हुआ, जो संसद के पास में एक फॉर्मल सहमति होती है, औपचारिक रूप से सहमति होती है, किसके द्वारा? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, और संसद में लोगों की आस्था बनी रहे, लोगों का विश्वास बना रहे। ठीक है,
दोनों के लिए ये अप्रूवल यूज़ किया गया है। अब कैसे? क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लोगों ने विश्वास करके उनको चुनकर भेजा है अपनी इस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, ठीक है। और वहाँ पर वो जो एमपीज़ होंगे वो जो क्वेश्चंस पूछेंगे, वो जो बात उठाएंगे, वो भी अपने, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की तरफ से वो बात करेंगे, ठीक है। और लोगों का भी विश्वास इसी के थ्रू बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी आवाज़ उठाने के लिए उनका प्रतिनिधि, उनका रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है। चलिए देखिए सेडिशन के बारे में पढ़ते हैं। दिस अप्लाइज टू एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट माइट कंसिडर एज रेजिस्टेंस और रेबेलियन अगेंस्ट इट। इन सच केसेस द गवर्नमेंट डज नॉट नीड एब्सोल्यूट एविडेंस इन ऑर्डर टू अरेस्ट पर्सन्स। इसका मतलब ये हुआ, ये राजद्रोह, इसको सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ जो है रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है और या फिर उसके खिलाफ विद्रोह किया जा रहा है, तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसे केसेस में क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है और उसके लिए ठोस सबूत की भी ज़रूरत नहीं होती। अब असल में ये इतना ख़राब सा कानून ये ब्रिटिश जब कॉलोनी थी इंडिया में तब आया था, तो ये 1870 का था। तो 1870 सेडिशन एक्ट जो था, तो उसके अंतर्गत क्या था कि अंग्रेज़ सरकार जो थी, वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो सेडिशन की बहुत व्यापक परिभाषा इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। व्यापक परिभाषा का मतलब ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, बड़े स्तर पर। इसी के चलते वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। और जो नेशनलिस्ट यहाँ पर लीडर्स थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, वो इस कानून को मनमाना मानते थे, और मनमाना कानून था ही, तो ये आर्बिट्रेरी था ही। किसी को भी बिना किसी सबूत के जेल में डाल देना, तो ये मनमानी बात ही है। और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है। तो उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही, ठीक है, बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था, जो कि ठीक नहीं है। तो ये तो था कॉलोनियल एरा का टाइम, तो ब्रिटिश लॉ में, ठीक है, ब्रिटिश कानून थे ये। स्वतंत्र भारत में भी ऐसा ही 1973 में जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तब इसको सेडिशन को, राजद्रोह को एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया था, ठीक है। तो इसमें जो धारा 124 ए के तहत क्या किया जाता था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट अरेस्ट करने का अधिकार दे दिया गया था पुलिस को। तो हालांकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टेम्परेरी रोक लगा दी थी। चलिए अब हम लोग रिप्रेसिव पढ़ते हैं। सेडिशन हम लोग ने पढ़ लिया, और सेडिशन के ही 1975 में इमरजेंसी लगी थी, 75 to 77 चली थी, 21 महीने की इमरजेंसी। उसमें भी कई लोग इसी तरह से अरेस्ट किए गए थे सेडिशन के ही उसमें, ठीक है। तो चलिए अब रिप्रेसिव देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू लॉज दैट ब्रूटली कंट्रोल persons and often prevent them from exercising their fundamental rights including right to speech and assembly। देखिए इसका मतलब हिंदी में होता है दमनकारी, रिप्रेसिव। दमनकारी का मतलब अत्याचारी, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, इसको रोकने के लिए जो सख्ती से कंट्रोल स्थापित करना, यही होता है रिप्रेसिव, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ में, स्ट्रिक्टनेस के साथ में। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये रिप्रेसिव उन कानूनों को कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम तरीके से, मतलब ब्रूटली, बिल्कुल निर्दयता से, ऐसा कह लीजिए, ठीक है, बहुत ब्रूटली ढंग से, बहुत ब्रूटली तरीके से उनको लोगों को कंट्रोल करने के लिए और उन्हें असेंबल होने या अपनी बात कहने सहित कई सारे फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करने से भी रोक देते हैं। उसी के लिए वर्ड रिप्रेसिव यूज़ किया गया है। एवोल्यूशन आसान भाषा में अगर इसको कहें विकास क्रम, ठीक है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म तक का जो डेवलपमेंट होता है, तो इसी प्रोसेस को
कहा जाता है एवोल्यूशन। आमतौर पर इस वर्ड का यूज जो होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स की किसी स्पेशीज के डेवलपमेंट को समझाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन का मतलब है इस बात से है कि जैसे महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से सुरक्षा प्रदान करने का विचार जो था, ये किस तरह से एक नेशन वाइड, इसने कैसे शुरुआत में एक अर्जेंटली फेल्ट नीड से, मतलब शुरुआत में ज़रूरत महसूस हो रही थी, महिलाओं को समस्या हो रही थी, उससे एक ऐसे कानून तक का सफ़र जो पूरे भारत में लागू किया। तो उसमें जो भी बातें थीं कि किस तरह से महिलाओं को समस्या हुई, उन लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, जो विमेंस ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने अपनी बातें उठाई, फिर इस पर मीटिंग्स हुई, इसके लिए मूवमेंट हुए, आंदोलन हुए, ये बात मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें करके कैसे जाकर वो बना था एक्ट, कानून। तो इसी जो डेवलपमेंट की बात है, इसी ये जो विकास क्रम एवोल्यूशन की बात है, वो है यहाँ पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन का मतलब ये है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं उनको ध्यान से सुनिए और उन नोट्स को अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।